नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में जो डिस्कस करने वाला आर्टिकल है ना, वो टेक्स्ट कंटेक्स्ट कॉलम से है। ये तो एडिटोरियल वाला सेक्शन होता है ना, लेकिन एक और सेक्शन आता है आजकल हिंदू में, टेक्स्ट कंटेक्स्ट। तो वहाँ पे एक आर्टिकल है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो रिटायर हो जाएगा 2031 से पहले, ऐसा अनाउंस किया है नासा ने। तो वो छोटा सा आर्टिकल है, वो हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से संबंधित, वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे। वो आर्टिकल यूक्रेन वार से संबंधित है, कैसे यूक्रेन वार की वजह से इंडिया की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। लास्ट में हम जुडिशियल पेंडेंसी से संबंधित बेसिक्स भी रिवाइज करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन देख लीजिए जो आज आपको अटेम्प्ट करना है। कोर्ट्स में जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग हैं, वो देखो एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ बहुत बड़ी सोशल कॉस्ट भी आती है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी आती है। तो आपको पहले तो कारण बताना है नंबर ऑफ केसेस क्यों पेंडिंग है कोर्ट्स में, और उसके बाद मेजर्स बताने हैं, यानी सजेशंस देने हैं कैसे केसेस की पेंडेंसी की संख्या को कम किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट अमर्त्य सेन का है। कोर्ट क्या, ये कंसेप्ट है जो आप यूज कर सकते हो ऐसे में, एथिक्स में। अमर्त्य सेन विश्वास करते हैं इंपावरमेंट ऑफ पीपल में। वो कहते हैं लोगों को आप वॉइस दो और चॉइस दो, ताकि लोग अपने राइट्स खुद डिमांड कर सकें, अपनी डेस्टिनी जो है वो खुद चूज कर सकें। कैपेबिलिटी अप्रोच में विश्वास रखते हैं अमर्त्य सेन। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, खास करके एसेस में। डेवलपमेंट कैसी आनी चाहिए, वहां पे ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब कंसेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं लिखने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बजट 2022-23 में सबसे बड़ी अनाउंसमेंट्स में से एक थी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन विद द कॉस्ट ऑफ 44,605 करोड़। ये रिवर लिंक जो है केन बेतवा, आप एक बार मैप में भी देख लीजिए, ये बेतवा रिवर है और नीचे केन रिवर है। इन दोनों को लिंक करने का ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये कंप्लीट जब हो गया तो इस रिवर लिंक की सहायता से 9.08 लाख हेक्टेयर का इरिगेटेड एरिया क्रिएट होगा। 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 103 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और 27 मेगावाट की सोलर पावर प्रोड्यूस होगी। इतना फायदा होगा। इससे भी ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी अनाउंस किया 5 और रिवर लिंक्स के लिए ड्राफ्ट डीपीआर जो है वो तैयार कर ली गई है। डीपीआर मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जल्द ही इन 5 रिवर लिंक्स पर भी काम स्टार्ट हो सकता है। ये कौन कौन से लिंक्स हैं? दमन गंगा पिंजल, पर तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी। ये 5 रिवर लिंक्स हैं जिन पर जल्द ही काम स्टार्ट हो सकता है। ड्राफ्ट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली गई है। यहां पर देखो, ध्यान देने वाली बात यह है, अब काफी सालों के बाद जो इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, उनको सपोर्ट मिल रहा है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की सहायता से पानी ट्रांसफर किया जाएगा केन रिवर से बेतवा रिवर में। ये केन रिवर है ना, यहां से पानी ट्रांसफर किया जाएगा बेतवा रिवर में। दोनों की दोनों रिवर्स जो हैं यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल भी बनेगी इस प्रोजेक्ट में, और 121 किलोमीटर लंबी कैनल्स भी बनेगी। देखो, इस प्रोजेक्ट की सहायता से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो वाटर स्टाफ, जहां पर पानी की कमी है, बुंदेलखंड रीजन, आपने भी नाम सुना होगा, यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बुंदेलखंड रीजन के बारे में। तो इस रीजन के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को पानी मिलेगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की सहायता से। अब क्वेश्चन ये आता है, इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट की आवश्यकता ही क्यों है, या फिर सिंपल भाषा में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बोल लीजिए, आरएलपी बोल लीजिए, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। देखो, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की आवश्यकता देखो इसलिए है, मान लीजिए नदी है, ये समुद्र में जा रही है, बस यहां पे समुद्र में गिर गई। अब इस नदी में तो है एक्सेस पानी जो कि समुद्र में जा रहा है, पास ही एक नदी और बह रही है, यहां पे इस नदी में पानी नहीं है। तो एक्सेस नदी में, जिस नदी में एक्सेस में पानी है, वहां से सरप्लस पानी को अगर ट्रांसफर कर दिया जाए उस नदी में जिसमें पानी का लेवल बहुत कम है या फिर ना के बराबर है,
तो उस रिवर के आसपास जो रीजन्स है उनको फ़ायदा होगा, जो कैनल है उसके आसपास लोगों को फ़ायदा होगा। समझ रहे हो, मतलब पानी वेस्ट होने से बच जाएगा ना, बजाय इसके कि पानी समुद्र में गिरे वो उस नदी में चला जाएगा जहां पे पानी ऑलरेडी कम है। हमारे इंडिया में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है इसकी परिकल्पना की गई थी 19वीं शताब्दी में सर आर्थर कॉटन और के.एल. राव के द्वारा। लेकिन जो ये प्रपोजल है, इस प्रपोजल को देखो आज़ाद भारत में बल मिला 1980s में। उस समय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान डेवलप किया था कि भारत के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। जब इसके बाद वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो वाजपेयी ने इस योजना का काफ़ी समर्थन किया और स्टेप्स उठाए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने नॉर्दर्न हिमालयन रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट में 14 रिवर लिंक्स और साउदर्न पेनिनसुला रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट में 16 लिंक्स को आइडेंटिफाई किया रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। बेनिफिट की अगर बात करें, सीधी सी बात है, देखो अगर जिस नदी में एक्सेस पानी है वहाँ से पानी आएगा उस नदी में जहाँ पर पानी की कमी है तो आसपास के लोगों को पानी मिलेगा। पानी बहुत सारी चीज़ों के लिए मिलेगा, ड्रिंकिंग के लिए मिलेगा, सिंचाई के लिए मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, सोलर पावर पैदा होगी। अभी बहुत सारे जो किसान हैं वो मानसून पे डिपेंड करते हैं, तो इरिगेशन वाला एरिया अगर बढ़ेगा तो उनको फ़ायदा होगा, पुवर्टी रिडक्शन होगा, फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगा। ये सारी बातें आप लिख सकते हो। एक प्रोजेक्शन है 1999 में किसकी, नेशनल कमीशन फॉर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट की। इन्होंने कहा था देश को 2050 आते आते 450 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन की आवश्यकता पड़ेगी एक साल में और पॉपुलेशन होगी 1.50 बिलियन। तो देखो उस हिसाब से देखें तो जाहिर तौर पर लैंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। लैंड प्रोडक्टिविटी वैसे तो देखो कई सारी चीज़ों से इंक्रीज हो सकती है, अच्छे बीज इस्तेमाल करो, लेकिन इरिगेशन वाला एरिया अगर इंक्रीज होता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए और ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा देखो और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे हमारे देश में ना बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे रेगुलरली बाढ़ आती रहती है, लेकिन जिन नदियों में बाढ़ आती है वहाँ से एक्सेस वाटर अगर ले लिया जाए और दे दिया जाए उन रीजन्स में जहाँ पे पानी की कमी है तो कितना फ़ायदा हो, बाढ़ भी आने से बच जाएगी और उसी समय सूखा भी आने से बच जाएगा। जैसे देखो एक तरफ जहाँ ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन है ना, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में यहाँ पानी ज़्यादा है, बाढ़ आती है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और पेनिनसुलर स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु यहाँ पर बार बार सूखा आता है। तो दोनों रीजन्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है अच्छे से तो काफ़ी फ़ायदा होगा। एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा अवसर पैदा होंगे, क्रॉप आउटपुट इंक्रीज़ होगी, फार्म इनकम इंक्रीज़ होगी, ये सब पॉइंट्स भी लिख सकते हो। और वैसे भी देखो नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट कहती है हमारे देश में हर साल 600 मिलियन जो इंडियंस हैं वो वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, और 2 लाख लोग हमारे देश में हर साल उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो सेफ वाटर को एक्सेस नहीं कर पाते। तो इस नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की सहायता से जो पानी का स्ट्रेस है वो कुछ इलाकों में कम किया जा सकता है और इसके साथ साथ 34 गीगावाट एडिशनल हाइड्रो पावर भी जनरेट की जा सकती है। लेकिन सब कुछ ग्रीन नहीं है, देखो रेड भी है, मतलब कंसर्न्स भी हैं। सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट ऐसा बोलते हैं कि इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, इतना ज़्यादा डैमेज हो जाएगा इन्वायरमेंट को, वो रिवर्स नहीं होगा अगर इन प्रोजेक्ट्स की दिशा में सरकार आगे बढ़ती है। और देखो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में डैम्स का, कैनल्स का नेटवर्क अगर इस्टेब्लिश किया जाएगा तो बहुत सारे रिवर्स की जो नेचुरल कोर्स है ना वो चेंज हो जाएगा और बाढ़ आने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाएगी। और अगर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ा जाता है तो बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। और पास्ट रिकॉर्ड ऐसा रहा है जब ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए इंसानों का, मतलब सिटीजन्स का जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो उनका रिहेबिलिटेशन अच्छे से नहीं हो पाता। नेक्स्ट कंसर्न ये है, देखो ये कहना कि किसी रिवर में एक्सेस वाटर है तो उसे ट्रांसफ़र कर दो उस रिवर में जहाँ पे पानी की कमी है। एक्सेस वाटर की आवश्यकता होती है रिवर बेसिन को हेल्दी रखने के लिए,
एक्सेस वाटर होता है तो वो नीचे सोल में परकुलेट डाउन हो जाता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है। लेकिन किसी रिवर में अगर एक्सेस वाटर आप निकाल दोगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद देखो, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट की जो डिबेट है ये तो चलती रहेगी, पहले भी चलती आई है, आगे भी चलती रहेगी। ये तो देखो इंश्योर नहीं किया जा सकता कि सारे के सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्वायरमेंट को तनिक सा भी डैमेज ना करें। लेकिन हाँ, बैलेंस हमेशा इस्टाब्लिश करने की आवश्यकता होती है, तभी डेवलपमेंट जो आएगी वो सस्टेन कर सकेगी। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जो कॉस्ट आ रही है प्रोजेक्ट को इस्टाब्लिश करने की, बेनिफिट उससे तो कम से कम ज़्यादा है ना। ऐसा ना हो प्रोजेक्ट को इस्टाब्लिश करने की कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कम है, मतलब एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए कि प्रोजेक्ट वर्थ ना हो। तो कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, मतलब वे फॉरवर्ड में बोल सकते हैं, आरएलपी जो है वो एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है पानी की प्रॉब्लम्स, पुवर्टी और फ्लड, इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। लेकिन बड़े स्केल पर जब आप रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करो तो उससे पहले एक साउंड साइंटिफिक और टेक्निकल असेसमेंट होनी चाहिए। क्या ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना वर्थ है, वही बात, क्या कॉस्ट जो है वो कम है बेनिफिट से, ये देखने की जरूर आवश्यकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से संबंधित बिजनेस लाइन का। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डीकमीशन होने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, नासा ने अनाउंस किया कि 2031 से पहले वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर कर देंगे, यानी डीकमीशन कर देंगे। वैसे देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो दूसरे देशों ने मिलकर यूएसए के साथ ऑर्बिट में डाला था। यूएसए के साथ रशिया, जापान, कनाडा, यूरोप, ये देश भी थे। अभी तो पार्टनर की अप्रूवल नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि नासा का ये जो प्लान है ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और 2031 से पहले जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ये डीकमीशन कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। अगर देखो बैकग्राउंड की बात करें, जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये लॉन्च किया गया था 1998 में यूएसए, रशिया, जापान, कनाडा, यूरोप, इन देशों के द्वारा मिलके, और कई सारे साल लग गए थे स्पेस स्टेशन को असेंबल करने में। स्पेस स्टेशन, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ये देखो अर्थ से 400 किलोमीटर हाइट के ऑर्बिट पर है। मान लीजिए अर्थ है तो 400 किलोमीटर की हाइट के ऑर्बिट पे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। साइज काफ़ी बड़ा है, फुटबॉल के फील्ड जितना साइज है। तो इतना बड़ा धरती से थोड़ी ना भेजा गया था, धरती से तो थोड़ा थोड़ा सामान भेजा गया था और वहाँ पे जाके ऑर्बिट में असेंबल किया गया सामान को। लो अर्थ ऑर्बिट यानी 400 किलोमीटर की हाइट पर अर्थ के चारों ओर ये चक्कर लगा रहा है और एक दिन में 16 चक्कर लगा देता है, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में है तो स्पीड इतनी ज़्यादा है, जल्दी से पार कर लेता है अर्थ को, 16 बार चक्कर काट लेता है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बहुत फ़ायदा इसका उठाया गया है विभिन्न देशों के द्वारा, खास करके इन 5 देशों के द्वारा जिन्होंने मिलकर इसे लॉन्च किया था। ये एक प्रकार से देखो स्पेस में लेबोरेटरी का काम करता है। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है आप धरती पर नहीं कर सकते, लेकिन स्पेस में जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ये लेबोरेटरी का भी काम करता है। बहुत सारी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में मदद की है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने। वैसे देखो, शुरुआत में तो ये सोचा गया था कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ये 15 सालों के लिए ऑपरेट करेगा, लेकिन ऑलरेडी 21 सालों के लिए ये ऑपरेट कर चुका है और 2030 तक ऑपरेट करता रहेगा, यानी और भी ज़्यादा साल काम करेगा। अब देखो, एक लिमिटेशन तो होती ही है, क्योंकि अब ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, 16 रोटेशन एक दिन में। अब इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वो हिस्सा जो सन को फेस करता है, उस पर तो देखो टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और पीछे का हिस्सा जो सन की दूसरी साइड है, वहाँ पे तो जाहिर तौर पर टेम्परेचर कम होगा, तो उस हिस्से में टेम्परेचर -157 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तो मटेरियल ऐसा हो जाता है कि कभी कॉन्ट्रैक्ट, कभी एक्सपेंड, कभी कॉन्ट्रैक्ट, कभी एक्सपेंड। तो जाहिर तौर पर जो मटेरियल है उस पर तो असर पड़ता ही है, और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा देखो, इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रेडिएटर, मॉड्यूल, ट्रस स्ट्रक्चर, ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड होने लगे हैं। अब वैसे देखो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस बारे में भी है। इसको अब रिटायर किया कैसे जाएगा? प्लान ये है, अर्थ का जो नेचुरल एटमॉस्फेरिक ड्रैग है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसका इस्तेमाल किया जाएगा
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हाइट को कम करने के लिए, और हाइट जब कम हो जाएगी तो ये अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा तो फिर इसकी री एंट्री होगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, यानी जो इसके कंट्रोलर हैं, ऑपरेटर हैं, वो फाइनल पुश देंगे इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में फिर से री एंटर करवाने के लिए। और अर्थ पर जो ये पॉइंट नीमो है, दूर दराज का पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट, इस पॉइंट में इसको उतार लिया जाएगा ताकि किसी की जान का कोई भी एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो। एक ऑप्शन वैसे ये भी था कि स्पेस में ही इसे डीअसेंबल किया जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, उसमें डीअसेंबलिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यही ऑप्शन जो है वो आसान है, अर्थ का एटमॉस्फेरिक जो ड्रैग है उसका इस्तेमाल किया जाए, हाइट कम की जाए और उसके बाद ऑर्बिट से बाहर निकाला जाए, इसको डी ऑर्बिट किया जाए और बाद में अर्थ में फिर से री एंट्री करवाई जाए, पॉइंट नीमो में उतार लिया जाए। पॉइंट नीमो देखो वो पोजीशन है जहाँ पे लैंड की दूरी ना सबसे ज़्यादा है पूरे अर्थ पर, तो इसलिए इसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता है किसी प्रकार के स्पेसक्राफ्ट को उतारने के लिए, क्योंकि दूर दराज तक ह्यूमन बींग्स रहते नहीं है ना। इसके बाद लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रिटायरमेंट होने का प्लान तो आ गया है, अब न्यू प्लेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं इसे रिप्लेस करने के लिए। जनवरी 2022 में चाइना ने अनाउंस किया कि उसका जो स्पेस स्टेशन है वो इसी साल से ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। ब्लू ओरिजिन एक एरोस्पेस कंपनी है, जेफ बेजोस जो अमेजोन वाले हैं उनके द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया। इन्होंने अनाउंस किया कि वो अपना एक ऑर्बिटल रीफ बिल्ड करने वाले हैं। ये एक ऐसा स्पेस स्टेशन होगा जो कॉमर्शियली डेवलप्ड होगा, कॉमर्शियली ओन्ड होगा और लो अर्थ ऑर्बिट में ऑपरेट करेगा। ब्लू ओरिजिन जो ये जेफ बेजोस की कंपनी है ना, ये सीरिया स्पेस कंपनी के साथ काम कर रही है इस प्रोजेक्ट पे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, यूक्रेन वार की सिचुएशन में इंडियन इकोनॉमी पर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, इस इशू से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच जो वार चल रहा है, इससे डायरेक्टली तो इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया पर काफ़ी इंपैक्ट पड़ने वाला है, खास करके इंडिया की इकोनॉमी पर। अब चूंकि देखो रशिया बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, स्पेसिफिकली बात करें तो रशिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है, लेकिन अब रशिया के ऊपर लग गए सैंक्शंस बहुत तगड़े वाले, समझ रहे हो। इसकी वजह से ऑयल की सप्लाई वर्ल्ड में कम हो जाएगी, आसानी से कोई रशिया से तो ऑयल परचेज कर नहीं पाएगा। तो ऑयल की जो सप्लाई है वो कम हो गई, डिमांड कम नहीं हुई, तो ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में एकदम से बढ़ गए हैं। $105 पर बैरल तक ऑयल के दाम पहुंच गए हैं। इतने दाम देखो 2014 में थे। अब इंडिया 80% जो अपना ऑयल है ना वो बाहर से इंपोर्ट करता है, तो इंडिया का तो खर्चा देखो बहुत बढ़ने वाला है, सारा मैथ ही गड़बड़ा जाएगा। जैसे घर में हम हिसाब किताब बना के रखते हैं, इतना खर्चा आएगा, एकदम से किसी चीज़ के दाम बढ़ गए, मान लीजिए रसोई गैस के दाम बढ़ गए, तो पूरा मैथ गड़बड़ा जाता है ना। तो हाल ही में जो बजट प्रेजेंट हुआ था ना, वो पूरा बजट गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ऑयल के इंपोर्ट करने पर खर्चा बहुत ज़्यादा आने लगेगा। अगर ऑयल और ज़्यादा महंगा हुआ तब, अभी भी अच्छे खासे दाम बढ़ गए हैं। और वैसे भी देखो आपको पता है रशिया से तो हम बहुत हथियार इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। वैसे तो इंडिया ने अपना जो डिफेंस इंपोर्ट है अब डाइवर्सिफाई कर लिया है। इंडिया यूएस, फ्रांस, इजराइल इन देशों से भी अपना जो हथियार है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, वो परचेज करता है। लेकिन अभी भी रशिया एक मेजर इंडिया का डिफेंस पार्टनर है। S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम हम रशिया से परचेज कर रहे हैं, लेकिन इतने ज़बरदस्त वाले सैंक्शंस जब लग गए ना, तो रशिया से डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। स्विफ्ट जो बैंक का एक टूल होता है ना, जिसके सहायता से जो बैंक से हम ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेशनली, उसी से रशिया को सस्पेंड करने की बात हो रही है। मतलब इकोनॉमिकली रशिया पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज से। तो ऐसी सिचुएशन में अब देखो इंडिया, अगर जियोपॉलिटिकली बात करें तो हम बार बार बात करते हैं कि इंडिया को बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है वेस्ट और रशिया के बीच में, यूएस और रशिया के बीच में खास करके। तो अब वो बैलेंस इस्टेब्लिश करना ना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि जितना इन दोनों के बीच में नफरत बढ़ेगी ना, उतना ही इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। या तो इंडिया मीडिएटर का काम कर दे कैसे ना कैसे करके, दोनों देशों को एक साथ ले आए, जो कि मुश्किल साबित हो रहा है अभी। ये जो रशिया ने अभी किया है ना, इसके तो बहुत ज़्यादा गहरे कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। कल को देखो, चाइना अगर ताइवान के ऊपर अटैक कर देता है तो यूएसए तो तब भी बीच में नहीं आएगा। तो फिर चाइना ताइवान को ले जाएगा जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन को ले जा रहा है। तो इससे तो इनस्टेबिलिटी जो है ना वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। चाइना ताइवान को ले जाएगा तो इंडिया के लिए और ज़्यादा खतरा है। सही में मतलब जो पुतिन ने किया है ना, ये वर्ल्ड में एक ऐसी मूवमेंट है, आने वाले सालों में वर्ल्ड और ज़्यादा इनस्टेबल होने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि पुतिन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का पेशेंस चेक कर रहे हैं। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ कितना एक्शन लेते हैं। अगर एक्शन नहीं लिया इन्होंने, यूएसए और यूएसए के अलाइ कंट्रीज़ ने, तो फिर वो एक एक करके दूसरे देशों की तरफ भी जाएंगे यूक्रेन की तरह। कहाँ रुकेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। यूएसए ने अभी धमकी ये दी है नाटो कंट्री की तरफ, कोई नाटो का मेंबर कंट्री है उसकी तरफ अगर पुतिन ने कुछ भी किया तो हम रिटालिएट करेंगे। अभी फिलहाल उनका यही स्टेटमेंट है। खैर, मुद्दे से थोड़ा सा भटक गए। हमें इकोनॉमी की बात कर रहे थे। तेल के दाम बढ़ेंगे तो देखो बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। आपको पता है तेल के दाम बढ़ना मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कॉस्ट बढ़ना, फिर तो बेसिक से बेसिक जो सारी कमोडिटीज़ है ना उनके दाम बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। मुश्किल से तो अपनी इकोनॉमी जो है वो उठ रही थी। ये सारी चीज़ें अब इकोनॉमी के उठने में थोड़ा चैलेंजेस क्रिएट करेंगी। और एक चीज़ देखो ये भी है, शेयर मार्केट भी काफ़ी वोलेटाइल है, ऊपर नीचे जा रही है। अगर शेयर मार्केट एक लेवल से नीचे जाती है तो सरकार के जो डिसइन्वेस्टमेंट संबंधी टारगेट्स हैं ना, सरकार काफ़ी सारे पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहती है, सरकार के वो टारगेट भी गड़बड़ा जाएंगे। क्योंकि शेयर मार्केट गिरेगी, उन पीएसयूज का वैल्यूएशन कम हो जाएगा। वैल्यूएशन कम हो जाएगा तो सरकार जब अपनी हिस्सेदारी बेचेगी तो सरकार को कम रेवेन्यू मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे देखो, इंडिया सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का जो तेल है, उसको ज़्यादातर यूक्रेन से इंपोर्ट करता है। लेकिन अब दोनों देशों के बीच में युद्ध है तो ना सिर्फ इसका इंपोर्ट प्रभावित होगा बल्कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें। दोनों देश जो अभी लड़ रहे हैं वर्ल्ड के बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट हैं, तो इसलिए वीट के जो दाम हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो भी बढ़ सकते हैं। इसके बाद एफपीआई का लिंक दिया जा रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये इंडिया से अपना पैसा खींच रहे हैं क्योंकि यूएसए में भी इंटरेस्ट रेट्स अब महंगी हो गई हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गई हैं मतलब। तो यूएसए के जो इन्वेस्टर्स, जिन्हें पहले लगता था कि इंडिया की मार्केट इमर्जिंग है, यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न्स मिलेंगे, वो अब थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं। वो यूएसए की जो ट्रेजरीज हैं, यूएसए सरकार के जो बॉन्ड्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा बॉन्ड यील्ड और यूं कहें या फिर थोड़ा स्टेबिलिटी चाहते हैं। इसी वजह से यूएसए के इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसा पिछले 2 महीनों में इंडिया की मार्केट से विड्रॉ किया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी गोल्ड के कितने दाम हैं ये सब एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है नहीं। गोल्ड वगैरह के दाम देखो तब बढ़ते हैं जब शेयर मार्केट क्रैश होती है। लोगों को लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ है। गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है, लोगों को लगता है कि जिसकी चमक कभी फीकी नहीं होगी। मतलब दाम जो है वो धीरे 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 बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। शेयर मार्केट में तो ऐसा होता है ना, शेयर्स कम भी हो जाते हैं, क्रैश कर जाती है शेयर मार्केट। लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होता। अगर गोल्ड के दाम कम हो भी गए तो भी फ्यूचर में तो बढ़ेंगे ही, ऐसी लोगों की सोच होती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, यूक्रेन रशिया वार का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया की इकोनॉमी पर। अब लास्ट में थोड़ा सा स्टैटिक भी देख लेते हैं। इसके बाद आज का जो स्टैटिक है वो देखो जुडिशियल पेंडेंसी से संबंधित है। इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के अनुसार कोर्ट्स में 3,53,00,000 केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें से देखो 0.16% केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, 12.6% हाई कोर्ट में और 87.54% पेंडिंग है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में यानी लोअर कोर्ट्स में। रीज़न क्या है? जजेस की कमी, बार बार कोर्ट्स को एडजर्न कर देना, कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पुअर है, गवर्नमेंट बहुत सारे केसेस में लिटिगेंट होती है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट लिटिगेशन फाइल कर देती है, कोई भी केस कोई भी इशू गवर्नमेंट के अगेंस्ट आता है। हालांकि गवर्नमेंट की एक लिटिगेशन पॉलिसी आई थी जिसके बाद सरकार जिन केसेस में पार्टी है उन केसेस की संख्या कम हुई है, लेकिन अभी भी सरकार के बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं कोर्ट्स में। नेक्स्ट, मैनेजमेंट जो है कोर्ट्स की वो भी इनएफिशिएंट रहती है। एक दिन में 80 केसेस जो हैं वो लिस्ट कर दिए जाते हैं जज के सामने, सुनवाई होती है सिर्फ 20 पे, बाकी 60 जो हैं उनको फर्दर तारीख मिल जाती है बिना उनकी सुनवाई हुए।
इन्वेस्टिगेशन का डिले होना, राइट्स के बारे में जो अवेयरनेस है लोगों की बढ़ी है, तो इस वजह से भी केसेस की जो पेंडेंसी है वो बढ़ रही है, क्योंकि ज़्यादा केस कोर्ट में आ रही हैं। क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? 100% केस क्लियरेंस, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए केसेस को डिस्पोज करने के लिए। कोर्ट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, मतलब कम समय में ज़्यादा केसेस की सुनवाई हो। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंक्रीज की जाएं। अभी भी देखो कलोनियल ईरा में जो प्रथा थी ना कि हाँ गर्मियों का छुट्टियाँ 5 दिन कोर्ट काम करेगी, वैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। रिटायर्ड जजेस को भी अपॉइंट किया जाए केसेस की पेंडेंसी को कम करने के लिए, और सिमिलर जो केसेस हैं उनकी ग्रुपिंग होनी चाहिए। लीगल इन्फॉर्मेशन का मैनेजमेंट अच्छे से हो, ताकि सिंगल पॉइंट पर सारा डेटा, लीगल डेटा जो है वो अवेलेबल हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। कंक्लूजन में बोलें तो देखो, रूल ऑफ लॉ जो है उसका कल्चर प्रिवेल होना चाहिए, और गवर्नमेंट को सिलोज में काम नहीं करना चाहिए। मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटजी की आवश्यकता है केसेस की पेंडेंसी को कम करने के लिए। मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटजी जैसे वेल फंक्शनड कोर्ट्स, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, स्पीडी जस्टिस, इन सभी जो डायमेंशंस हैं उनको एक साथ जोड़ के इंटीग्रेटेड पॉलिसी होनी चाहिए केसेस की पेंडेंसी को एड्रेस करने के लिए। क्योंकि देखो केसेस की पेंडेंसी बढ़ती है ना, तो ना सिर्फ सोसाइटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है बल्कि इकोनॉमी पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। सोच के देखिए, जिसकी हायर जुडिशरी के पास पिटीशन पेंडिंग है और उस पिटीशन का समाधान नहीं हो रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा उस कंपनी का कामकाज प्रभावित हो रहा है और देश को भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही हैं। तो ना सिर्फ इन्वेस्टर का सेंटीमेंट हर्ट होता है, बल्कि देश कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है ना, ऐसी चीज़ों से वो भी प्रभावित होती हैं। एक कंपनी से बेशक ना हो, लेकिन सेंटीमेंट तो वही होता है ना कि इंडिया में सुनवाई नहीं है, फिर कम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा स्टैटिक डिस्कस किया 3-4 मिनट में जुडिशियल पेंडेंसी से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।